हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग भूगोल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का क्या अर्थ होता है। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना। क्या है ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ? पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहता है? भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। भूगोल की दो शाखाएं। क्या है? भूगोल की दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कौन कौन सा होता है भूगोल की दो शाखाएं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देख लेते पहले भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें जिसके भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाला भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। क्या करता है? यह धरातल पर अलग अलग जगह पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या करता है, व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। किस किस से जुड़ा हुआ है? भूविज्ञान से जुड़ा हुआ है, मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जंतु विज्ञान से जुड़ा है और साथ ही रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं। क्या है? इसके कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। क्या करती है? इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल हो गया। अब देखते हैं मानव भूगोल। भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करना है। क्या है? सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम बन गया है। क्या हुआ है? सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम बन गए हैं। आगे देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। बोल रहा है मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। क्या कराता है मानव भूगोल? मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। भूगोल की शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। किसमें हुई थी? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे देखते हैं रेडजल के अनुसार मानव भूगोल। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल को दर्शाएं। आइए देखते हैं रेडजल के अनुसार। रेडजल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडजल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। क्या लिखा है अपनी पुस्तक में? मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। ये किसने कहा है? कि रेडजल ने अपनी बुक में ये दर्शाया है। आगे देखते हैं एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल। किसके द्वारा? एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और
भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। क्या बोल रहा है एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल को, कि भौतिक पर्यावरण द्वारा संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। एलन सी सैम्पल रेडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्ते का बोध कराता है। कौन? एलन सी सैम्पल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्ते का बोध कराता है। ये कौन कराता है? एलन सी सैम्पल रेडजेल के एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार। आगे देखते हैं मानव भूगोल का इतिहास देखते हैं। क्या है? मानव भूगोल का इतिहास। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ। किसके साथ हुआ? पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संश्लेषण के साथ शुरू हुआ। क्या? मानव भूगोल का इतिहास। इसका देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी। क्या हुई थी? खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इसके साथ नष्ट दृष्टिकोण। क्या बोल रहा है? इसके साथ नष्ट दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानववादी विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकती है। तो ये था आपका क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, मानव भूगोल का इतिहास। आगे देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र देखते हैं। क्या है? मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति के अनुशासनात्मक और सामाजिक विज्ञानों में अन्य बहन विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। क्या करता है मानव भूगोल के उपक्षेत्र में? कि मानव भूगोल प्रकृति के अंदर अनुशासनात्मक और सामाजिक विज्ञान में अन्य बहन विषय के साथ विशाल संबंध विकसित करती है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों को हर पहलू की व्याख्या कराता है। क्या कराता है? मानव भूगोल के उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या कराते हैं। आगे देखते हैं मानव भूगोल के प्रमुख। क्या बोला? मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र सांस्कृतिक भूगोल है प्रमुख, राजनीतिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, राजनीति भूगोल है, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सब प्रमुख अध्ययन भूगोल हैं। आगे देखते हैं मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। क्या है? मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र क्या है? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल। ये है मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है मानव भूगोल की विचारधाराएं। क्या बोल रहा है? मानव भूगोल की आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल की विचारधाराएं। देख लेते हैं अब इसको। विचारधारा अलग अलग वैज्ञानिक के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए को मानव भूगोल की विचारधाराएं कहा गया। क्या कहा गया? कि अलग अलग वैज्ञानिक के मानव भूगोल को
देखने के नज़रियों को मानव भूगोल का विचारधारा कहा गया। मानव भूगोल की मुख्य 3 विचारधाराएं हैं। क्या है? मानव भूगोल के मुख्य 3 विचारधाराएं हैं। देखते हैं तीनों कौन कौन से हैं। नियतिवाद है पहला, उसके बाद संभववाद है, उसके बाद तीसरा नंबर है कि नवनिश्चयवाद। मानव भूगोल की मानववादी विचारधाराएं। क्या है? मानव भूगोल की मानववादी विचारधाराएं। देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड। मानववादी विचारधाराएं से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानने के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न प्रश्नों से जुड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। क्या बोल रहा है? मानव विचार के आशय में मानववादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जुड़ना था। क्या था? विभिन्न पक्षों से जुड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। कब हुआ था इसका उदय? 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। किसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया? शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। आगे है यह मनुष्य की, क्या बोल रहा है? यह मनुष्य की, एक सेकेंड बोल रहा है, यह मनुष्य की केंद्र एवं क्रियाशील भूमि पर बल देता है। किस पर? मनुष्य की क्रियाशील भूमि पर बल देता है। प्रादेशिक असमानताएं। क्या बोल रहा है? प्रादेशिक असमानताएं, निर्धारित अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर निर्धारित ध्यानाकर्षित करता है। क्या करता है? ध्यानाकर्षित करता है। अब देख लेते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद देख लेते हैं इसके बारे में। क्या बोल रहा है पर्यावरण निश्चयवाद? मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीते हैं। क्या देता है? मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। क्या किया गया? प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका पर्यावरण निश्चयवाद का डिफिनेशन। अब देखते हैं नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। यह 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य वर्ग को परिलक्षित करती हैं। किसके? संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करती हैं। यह संकल्पना, क्या बोल रहा है? यह संकल्पना दर्शाता है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिरता है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब देखते हैं निश्चयवाद की विशेषताएं। देख लेते हैं क्या है निश्चयवाद की विशेषताएं। यह विचारधाराएं पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्गों को प्रस्तुत करती है। किसको करती हैं? संभववाद के बीच मार्गों को प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती हैं। क्या होती है? यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। आगे पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार क्या है? पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो कर रह सकता है और ना ही प्रकृति को स्वतंत्र रह कर जी सकते हैं। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे
विनाश से बचाना होगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक दोनों क्या है कि प्राकृतिक दोनों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण तार्थ औद्योगिक करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अतीत दोहन से बचाना। तो ये था आपका क्या था कि नव निश्चयवाद का डिफिनेशन। आगे देखते हैं, अगला है नियतिवाद। क्या है आगे? नियतिवाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रण माना जाता है। मानव की आदिम व्यवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा निरंतरण थे। आगे देखते हैं रेडजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। कौन कौन थे? रेडजेल भी थे, रिटर भी थी, हम्बोल्ट भी थे, हंटिंगटन भी थे आदि। ये सब नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। आदिवासी की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता, जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन। तो यह नियतिवाद का समानता। देखते हैं संभववाद क्या बोलता है। संभववाद, जिसको हम भावनात्मकवाद भी बोलते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है। क्या है? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है तथा वह प्राकृतिक पद्धति अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति की पद्धति को उसके संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। आगे देखते हैं विडाल डी ला ब्लास तथा लुसियन फैले इस विचारधारा को मानने वाला प्रमुख था। कौन था? लुसियन फैले इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख था। संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण नदी पर पुल, खेती, परिवहन। यह संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। आगे देखते हैं मनुष्य का प्राकृतिक। क्या है? मनुष्य का प्राकृतिकरण। मनुष्य तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। क्या करता है? मनुष्य तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदमी समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जाता है, जो मनुष्य का प्राकृतिकरण कहा है। आगे देखते हैं प्राकृतिक का मानवीकरण। देखते हैं प्राकृतिक का मानवीकरण। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया और सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया। इसे भोगवाद या प्राकृतिक का मानवीकरण कहा जाता है। तो ये था आपका क्या बोल रहा है मनुष्य का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवकरण के बारे में। अब आगे है ग्रिफ्थ टेलर द्वारा नवनिश्चयवाद का एक मध्य वर्ग पेश किया गया जिसका अर्थ है कि ना तो पूर्ण आवश्यकता पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिरता है और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता अधिभोग की स्थिरता पर है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के
संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन करना ना भूलें। अगर इस चैप्टर का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।